नमस्कार। आप सभी का एस टू लव मार्क चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सफलता और आगे बढ़ने की एक अनमोल प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी 3 भागों में प्रस्तुत की गई है, जिसमें जीवन में संघर्ष, धैर्य और विजय का संदेश छिपा है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर भाग में आपको सफलता की नई राह दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण सबक मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रेरणा की ओर। बाहरी किनारे पर जहां आम के पेड़ों की छाया और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, एक साधारण लड़का अभी रहता था। अभी दयालु, मेहनती और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। लेकिन उसके स्वभाव का फायदा उठाने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अभी हर किसी को खुश रखना चाहता था। अगर कोई उसकी मदद मांगता तो वह अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर उनकी मदद करने में लग जाता। लेकिन बदले में उसे कभी तारीफ नहीं, बल्कि ताने और आलोचनाएं ही मिलती। गांव में लोग अक्सर उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। अरे, अभी तो बस दूसरों के पीछे पीछे भागता रहता है, खुद का कुछ नहीं करेगा। उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वह अपने लिए खड़ा हो सके। ये बातें धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खत्म करने लगी। अभी का परिवार भी उसे बार बार ताने मारता। तुम इतने कमजोर क्यों हो? किसी को कुछ कहने क्यों नहीं देते? तुम्हें दूसरों की नहीं, अपनी सोचनी चाहिए। अभी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन जब अभी गांव के तालाब के पास बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूं, फिर भी लोग मुझे समझते क्यों नहीं? तभी एक गहरी और शांत आवाज सुनाई दी। तुम खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हो या दूसरों को खुश करने की? अभी ने चौंक कर देखा। सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और एक अद्भुत आभा। साधु का नाम स्वामी शांतानंद था। वे अक्सर इस क्षेत्र में घूमते और लोगों को जीवन के गहरे सबक सिखाते। उन्होंने अभी को पास बिठाया और कहा, दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश समुद्र का पानी पीकर प्यास बुझाने जैसा है। अभी ने झिझकते हुए अपनी सारी परेशानियां बताईं। साधु ने ध्यान से सुना और बोले, लोगों की बातें तुम्हारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी जितना महत्व तुम उन्हें दोगे। साधु ने अभी को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले कहने लगे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आया और साथ में कई जंगली घोड़े भी लाया। लोग बोले, कितना सौभाग्य है। किसान ने फिर कहा, शायद। अगली बार किसान का बेटा उन घोड़ों को साधते हुए गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। लोग बोले, कितना दुर्भाग्य है। किसान ने फिर वही कहा, शायद। लोगों की राय बदलती रहती है। अगर तुम हर बार उनकी राय पर ध्यान दोगे तो खुद की सोच खो दोगे। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो जवाब मत दो, बस चुप रहो और सोचो कि क्या यह बात सच में महत्वपूर्ण है। रोज ये लिखो कि तुमने दिन भर में कितनी बार लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया। अभी ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और अगले दिन से अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास किया। अभी अब खुद को बदलने की राह पर चल पड़ा था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे उसने चुप रहना और ध्यान देना शुरू किया, समाज की आलोचनाएं और बढ़ने लगीं। स्वामी शांतानंद की बातों से प्रेरित होकर अभी ने खुद को बदलने का सफर शुरू किया। हालांकि यह आसान नहीं था। आलोचनाओं और अपेक्षाओं से भरे समाज में शांत और तटस्थ रहना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा कठिन था। अभी ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने स्वामी जी की सलाह पर ध्यान और लिखने का अभ्यास शुरू किया। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। अभी अब क्या साधु बन गए हो? कहीं जंगल में तपस्या करने का इरादा तो नहीं? पहले अभी ऐसे तानों पर शर्मिंदा हो जाता था, लेकिन इस बार वह शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। मैंने आज पहली बार चुप रहकर किसी की बातों को इग्नोर किया। यह मुश्किल था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी ऊर्जा को बचा लिया। अभी ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह हर सुबह गांव के तालाब के पास बैठता, आंखें बंद करता और गहरी सांस लेता। शुरू में उसके दिमाग में विचारों का तूफान चलता था,
लेकिन धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि शांति के क्षण खुद से संवाद करने में मदद करते हैं। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने मन के शोर को शांत करना सीखते हो। जब मन शांत होगा तो बाहर का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। अभी के बदलते स्वभाव को लेकर गांव वालों की प्रतिक्रियाएं और तीखी हो गईं। अरे, ये अभी अब तो घमंडी बन गया है, किसी से बात तक नहीं करता। ये ध्यान बस दिखावा है, असल में काम से बचने का बहाना है। उसके परिवार ने भी उसे समझाना शुरू किया, लोगों से बचने का यह तरीका सही नहीं है। सबको इग्नोर करोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे। पहले तो ये बातें उसे परेशान करती थीं, लेकिन अब वह इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसने स्वामी जी के शब्दों को याद रखा, जो लोग खुद से खुश नहीं होते वे दूसरों की शांति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी एक दिन स्वामी शांतानंद के पास गया और अपनी उलझनें साझा की। स्वामी जी, मैं लोगों की बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी यह बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ। अकेले होना और अकेला महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। जब तुम अपने साथ शांति में हो तो दूसरों का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। स्वामी जी ने अभी को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य आया और बोला, लोग मुझे लगातार परेशान करते हैं, मुझे उनकी बातों से तकलीफ होती है। गुरु ने उसे एक कटोरी नमक दी और कहा, इसे एक गिलास पानी में घोलकर पियो। शिष्य ने ऐसा किया और बोला, पानी बहुत कड़वा है। फिर गुरु उसे एक झील के पास ले गए और वहीं नमक झील में डालने को कहा। जब शिष्य ने झील का पानी पिया तो वह मीठा था। गुरु ने कहा, तुम्हारी समस्याएं नमक की तरह हैं। अगर तुम्हारा मन गिलास जैसा छोटा होगा तो वे तुम्हें कड़वा बना देंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन झील जितना विशाल होगा तो वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। अभी ने अपने मन को झील बनाने का प्रयास शुरू किया। उसने अपने दिन को इस तरह बांटा, सुबह ध्यान और लिखने का अभ्यास, दोपहर में खेती या परिवार के काम, शाम को अकेले तालाब पर बैठकर आत्मचिंतन। एक दिन गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति अभी के पास आया और उसे अपमानित करने लगा। तुम तो कामचोर हो गए हो, ध्यान से पेट नहीं भरता। अगर ऐसे ही चलते रहे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अभी ने पहले की तरह जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, आपकी राय आपकी है, मुझे इसमें बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। यह पहली बार था जब अभी ने इतनी दृढ़ता से खुद का बचाव किया। अभी ने यह समझना शुरू कर दिया था कि लोगों की राय और आलोचनाओं का असर तभी होता है जब हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। हालांकि यह केवल शुरुआत थी। अभी का आत्म अन्वेषण जारी था, लेकिन जीवन उसे बार बार परखने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे वह अपनी शांति को मजबूत कर रहा था, वैसे वैसे बाहरी दुनिया और अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति रघु ठाकुर ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि अभी ने अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए साधु बनने का दिखावा किया है। गांव वाले अभी के परिवार को अपमानित करने लगे। अभी के पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हारे इस ध्यान के कारण लोग हमें बुरा कह रहे हैं, हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। उसकी मां रोते हुए बोली, तुम्हारा यह रास्ता गलत है, परिवार पहले आता है। अभी चुप रहा, लेकिन अंदर से टूटने लगा। अभी का सबसे अच्छा दोस्त अनिल, जो बचपन से हर खुशी और दुख में उसके साथ था, अचानक बदल गया। एक दिन अनिल ने अभी से पैसे उधार मांगे। अभी ने मदद कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि अनिल ने पीठ पीछे उसकी निंदा की है। अभी अब सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसने मदद की, लेकिन दिखावा करता है कि वह साधु बन गया है। अभी को यह जानकर गहरा आघात लगा। उसने सोचा, जिसे मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अभी अपनी उलझनों के साथ स्वामी शांतानंद के पास गया। स्वामी जी, जब मैं अपनी शांति पाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्यों दुनिया और भी मुश्किलें खड़ी कर रही है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो दुनिया तुम्हें
उसी रास्ते पर रोकने की कोशिश करेगी। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने एक छोटे पक्षी को उगते सूरज की ओर उड़ते देखा। उसने पक्षी से पूछा, तुम सूरज की ओर क्यों जा रहे हो? वहां तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। पक्षी ने जवाब दिया, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे रास्ते में अंधेरी रातें और तेज हवाएं आएंगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। आदमी ने कहा, अगर तुम थक गए तो क्या होगा? पक्षी ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम मैंने कोशिश की होगी। अभि ने इस कहानी से सीखा कि बाहरी समस्याएं और विरोध उसके खुद के सफर का हिस्सा है। मेरा काम उड़ने की कोशिश करना है, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां आएं। अभि के परिवार को एक बड़ा आर्थिक झटका लगा। उसकी बहन की शादी के लिए जो पैसे जमा किए गए थे, वह अचानक एक व्यापारी की धोखाधड़ी के कारण डूब गए। परिवार ने अभि को दोषी ठहराया। अगर तुमने काम किया होता तो हम इस संकट से उबर सकते थे। तुम्हारा ध्यान और यह साधु जैसी बातें हमारे किसी काम की नहीं। अभि ने चुपचाप इस कठिनाई को स्वीकार किया और मदद करने के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव के खेतों में मजदूरी की। काम और साधना का संतुलन। उसने सुबह ध्यान किया, दिन में खेतों में काम किया, रात को आत्मचिंतन और लेखन किया। एक दिन अभि के काम की सच्चाई और उसकी शांति से प्रभावित होकर वही लोग जो उसे ताने मारते थे, उसे सम्मान देने लगे। रघु ठाकुर ने गांव के लोगों से कहा, अभि में कुछ खास है। वह दूसरों की आलोचनाओं के बावजूद हमेशा शांत रहता है। शायद हमें उससे सीखना चाहिए। लेकिन अभि को अब लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता था। उसने यह समझ लिया था कि असली शांति दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि खुद की स्वीकृति में है। अभि ने अपने जीवन में आलोचनाओं, धोखों और संकटों के बीच भी अपने आप को संभालना सीख लिया था। अभि ने अपने जीवन के कठिन संघर्षों और स्वामी शांतानंद के मार्गदर्शन से यह समझ लिया था कि बाहरी शोर से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भीतर की शांति को बचाए रखना। अब वह अपने अनुभवों को आत्मज्ञान में बदलने की ओर अग्रसर था। अभि की नई सोच। अब अभि ने यह मान लिया था कि दुनिया को बदलने की बजाय खुद को मजबूत बनाना ही असली समाधान है। उसने न केवल लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखा, बल्कि यह भी समझा कि हर व्यक्ति की नकारात्मकता उसके अपने संघर्षों की छाया है। स्वामी शांतानंद ने अभि को बताया, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा तो वही दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। समाज में बदलाव का प्रभाव अभि के शांत और दृढ़ व्यक्तित्व से गांव के लोग धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। आलोचक भी प्रशंसक बनने लगे। जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे, वे अब उसकी शांति और स्थिरता की तारीफ करने लगे। कई लोग उससे सलाह लेने आने लगे। अभि, मैं अपने गुस्से को कैसे काबू में रखूं? तुम हर परिस्थिति में इतने शांत कैसे रहते हो? अभि को अब मौन साधक कहा जाने लगा। लोग उसे सम्मान से देखते और उसकी बातें सुनने लगे। स्वामी शांतानंद ने अभि से कहा, शांति पाने के बाद उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना ही तुम्हारा अगला कदम है। उन्होंने अभि को सिखाया कि शांति केवल अपने लिए नहीं होती, वह समाज में भी उजाला फैलाने का माध्यम बन सकती है। अभि ने यह तय किया कि वह अपनी यात्रा को दूसरों तक पहुंचाएगा। गांव के युवाओं के लिए बदलाव का प्रयास। अभि ने गांव के युवाओं को एकत्र किया और उन्हें ध्यान और आत्म संयम का महत्व समझाने का प्रयास किया। अभि ने गांव के पास एक पुराने मंदिर में हर सुबह और शाम ध्यान सत्र शुरू किए। उसने युवाओं को सिखाया कि कैसे आलोचनाओं और नकारात्मकता से बचकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए। उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए यह दिखाया कि शांति और संयम किस तरह जीवन को बदल सकते हैं। एक दिन स्वामी शांतानंद ने अभि से पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? जीवन का असली अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सही मायने में आत्मज्ञान प्राप्त किया है। अभि के प्रयासों से गांव के लोगों में सकारात्मक बदलाव आने लगे। जिन युवाओं ने पहले अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद किया, वे अब ध्यान और खेती में रुचि लेने लगे। अभि के शांत स्वभाव ने
परिवार और समाज के रिश्तों को भी सुधार दिया। अब अभी केवल एक साधारण गांव का लड़का नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे अपनी समस्याएं बताते और वह उन्हें समाधान के रूप में आत्मान्वेषण और संयम का रास्ता दिखाता। अभी ने यह समझ लिया था कि इग्नोर करना केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि बाहरी शोर उसे प्रभावित न कर सके। अब वह अपने ज्ञान को समाज में फैलाने के लिए तैयार था। जानते हैं कि आपके बोले गए शब्दों का असर आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों पर कितना गहरा हो सकता है। सही समय पर कहे गए शब्द किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जबकि गलत शब्द रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। इस भाग में हम शब्दों की शक्ति की गहराई को समझेंगे और जानेंगे कि शब्दों का चयन क्यों महत्वपूर्ण है। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे आपके विचारों, भावनाओं और व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। जैसे तलवार घाव कर सकती है, वैसे ही शब्द किसी के दिल को चोट पहुंचा सकते हैं या मरहम का काम कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। उनका संवाद न केवल प्रेरणादायक था, बल्कि एक आंदोलन का आधार भी बना। आपके बोले गए शब्द किसी की जिंदगी में बदलाव लाने का कितना सामर्थ्य रखते हैं। जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, तो आपके शब्द जादू की तरह काम करते हैं। जैसे तुम ये कर सकते हो, सुनकर कोई नई ऊर्जा महसूस करता है। तुमसे कुछ नहीं होगा जैसे शब्द आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलना जरूरी है। एक शिक्षक की तारीफ ने एक कमजोर छात्र को टॉप करने की प्रेरणा दी। क्या आपके शब्द प्रेरणा देंगे, समाधान देंगे या केवल आलोचना करेंगे? बोलने से पहले यह तय करें, हमेशा सकारात्मक शुरुआत करें। आलोचना करते समय समाधान प्रस्तुत करें। एक कर्मचारी जो काम में गलती करता था, जब उसके बॉस ने सही मार्गदर्शन दिया तो वह कंपनी का सबसे अच्छा परफॉर्मर बन गया। हम दिन भर में सबसे ज्यादा खुद से बात करते हैं। अपने भीतर सकारात्मक संवाद को बढ़ावा दें। मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। नकारात्मक आत्म संवाद से बचें, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। हर सुबह 5 सकारात्मक वाक्य खुद से कहें। बेहतर बोलने के लिए पहले सुनना सीखें। आवेश में आकर बोले गए शब्द अक्सर गलत होते हैं। हर दिन किसी के प्रति आभार प्रकट करें। शब्दों का उपयोग एक कला है। ये आपके जीवन को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इस भाग का उद्देश्य आपको यह सिखाना है कि अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करें, ताकि आप अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से और प्रभावी ढंग से कैसे रखते हैं, जबकि दूसरों की बातों का असर नहीं होता? इसका रहस्य छिपा है प्रभावी संवाद की कला में। यह भाग आपको समझाएगा कि कैसे संवाद एक विज्ञान है, जिसे सीखकर आप दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह आपके विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया है। बेहतर रिश्ते, करियर में सफलता, आत्मविश्वास में वृद्धि। स्टीव जॉब्स ने अपने प्रभावी संवाद कौशल के जरिए एक ब्रांड को एक आंदोलन में बदल दिया। अपनी बात को सरल और स्पष्ट रखें। उलझे हुए शब्द और अस्पष्टता से बचें। जैसे मुझे आपकी मदद चाहिए की जगह मुझे आपकी इस काम में मदद चाहिए कहें। वही बातें कहें जो परिस्थिति से संबंधित हो। अनावश्यक बातों से संवाद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। अपनी बात को संक्षेप और प्रभावी तरीके से कहें। लंबे भाषण की बजाय छोटे और सटीक वाक्य ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। संवाद केवल बोलने का नाम नहीं है, बल्कि अच्छे से सुनने का भी उतना ही महत्व है। ध्यान देना, पूरी एकाग्रता के साथ सामने वाले की बात सुने। प्रतिक्रिया देना, समझने के बाद ही प्रतिक्रिया दें। पुष्टि करना, सुनिश्चित करें कि आपने सही सुना और समझा है। हर दिन 5 मिनट किसी की बात ध्यान से सुने और प्रतिक्रिया दें। आपके शब्द जितना कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज कहती है। आंखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट, आत्मविश्वास दिखाता है। मुस्कान, स्माइल, सकारात्मकता का प्रतीक है। हाथों के हाव भाव, जेस्चर्स, आपकी बातों को समर्थन देते हैं। बार बार फोन देखना, अजीब हाव भाव दिखाना, दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गुस्से या निराशा में संवाद करने से बचें। सवाल पूछने से संवाद में गहराई आती है।
सामने वाले की बातों में रुचि दिखाएं, ये उसे प्रोत्साहित करता है। संवाद कौशल को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास आवश्यक है। अपने संवाद कौशल पर प्रतिक्रिया लें और उसमें सुधार करें। एक बार एक युवा उद्यमी ने निवेशकों के सामने अपनी योजना पेश की। उसने अपनी बात को स्पष्ट, प्रासंगिक और सटीक तरीके से पेश किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास ने निवेशकों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत उसकी योजना में निवेश कर दिया। प्रभावी संवाद एक ऐसा विज्ञान है जिसे समझकर और अभ्यास से सीखा जा सकता है। यह आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप सही तरीके से संवाद करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के बोलने का ढंग इतना प्रभावशाली क्यों होता है कि वे सीधे आपके दिल तक पहुंच जाते हैं? ये उनकी प्रेरणादायक बोलने की कला है। ये भाग आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी बातों से दूसरों को प्रेरित करें, उनके जीवन में बदलाव लाएं और खुद एक प्रभावशाली वक्ता बने। प्रेरणादायक बोलना केवल तथ्य प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि यह ऐसा संवाद है जो दूसरों को सोचने, समझने और बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मैंने एक सपना भाषण आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनके शब्द आशा जगाते हैं। वे विचारों को सरल और शक्तिशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वे अपने श्रोताओं को एक दिशा दिखाते हैं। अपनी बातों से श्रोताओं की भावनाओं को छुएं। उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से उन्हें अपनी बात से जोड़ें। दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का प्रयास करें। अपने शब्दों और विचारों में ईमानदारी रखें। नकली या बनावटी बातें लोगों को प्रेरित नहीं करती। एक साधारण किसान ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से पूरे गांव को प्रेरित किया। अपनी बात का उद्देश्य पहले से तय करें। सोचें कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं। भाषण शुरू करने से पहले खुद से पूछें, मैं यह क्यों कह रहा हूं? कोई प्रेरणादायक कहानी, उद्धरण या प्रश्न से शुरुआत करें। जैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? कहानियां लोगों को याद रहती हैं। अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करें। अपने भाषण का मुख्य संदेश बार बार दोहराएं। श्रोताओं को एक स्पष्ट संदेश देकर जाएं। अपने भाषण के अंत में श्रोताओं को कोई कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। जैसे, आज ही अपने सपने को सच करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। आत्मविश्वास से भरा हुआ स्वर और बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। अपनी आवाज में उतार चढ़ाव रखें ताकि श्रोताओं की रुचि बनी रहे। सवाल पूछने से श्रोताओं का ध्यान बना रहता है। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि उनकी राय और भावना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से बोलने का अभ्यास करें। एक शिक्षक ने कक्षा के सबसे कमजोर छात्र को मंच पर आने और अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया। छात्र ने डरते डरते अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसकी ईमानदारी और साहस ने पूरी कक्षा को प्रेरित कर दिया। वह शिक्षक इस छात्र की प्रेरणा बन गए और वह छात्र बाद में एक प्रसिद्ध लेखक बना। प्रेरणादायक बोलने की कला केवल एक कौशल नहीं बल्कि एक उपहार है। इसे सीखकर आप न केवल दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह कला आपको एक नेता, मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बना सकती है। नकारात्मकता जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह आपके संवाद और व्यक्तित्व को कमजोर कर सकती है। इस भाग में हम सीखेंगे कि नकारात्मकता से कैसे बचा जाए और आत्मविश्वास से भरी संवाद शैली कैसे विकसित की जाए। आत्मविश्वास ही वह आधार है जो आपको न केवल बोलने में साहस देता है बल्कि आपके शब्दों को प्रभावशाली भी बनाता है। आत्मसंदेह, मैं यह नहीं कर सकता जैसी सोच संवाद और व्यक्तित्व को कमजोर करती है। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर कई बार हम अपनी बात कहने से बचते हैं। असफलता का भय, असफल होने के डर से बोलने का आत्मविश्वास खोना। सकारात्मक आत्मसंवाद करें, मैं ये कर सकता हूं जैसे वाक्य खुद से कहें। आलोचना को अवसर मानें, इसे अपने सुधार के लिए उपयोग करें। परिणाम की चिंता छोड़ें, प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप बेहतर होगा। एक बार एक युवा लड़की ने मंच पर बोलने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब उसने पहली बार अपने डर का सामना किया तो उसने सबको प्रभावित किया और खुद पर गर्व महसूस किया। आत्मविश्वास का महत्व, आत्मविश्वास से आपकी संवाद शैली और व्यक्तित्व का प्रभाव
कई गुना बढ़ जाता है। यह आपकी बात को सशक्त और प्रभावी बनाता है। जिस विषय पर बोलना है उसकी गहरी तैयारी करें। तैयारी आत्मविश्वास को बढ़ाती है। प्रेरणादायक भाषणों को सुने और उनसे सीखें। डर को छिपाने की बजाय उसे पहचानें और उस पर काम करें। जब कोई आपकी तारीफ करे उसे स्वीकार करें और उसका महत्व समझें। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। महान क्रिकेटर MS धोनी ने कहा था कि आत्मविश्वास उनके अभ्यास और अनुभव से आता है। नकारात्मक विचार आते ही उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जैसे यह कठिन है को यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ में बदलें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्द सकारात्मक हैं या नकारात्मक। हर दिन 5 सकारात्मक वाक्य लिखें और उन्हें दिन भर दोहराएं। आंखों में आत्मविश्वास, लोगों से आंख मिलाकर बात करें। सटीक शब्दों का चयन, अपनी बात को स्पष्ट और सरल तरीके से कहें। सटीक टोन का इस्तेमाल, बोलते समय अपनी आवाज में दृढ़ता और जोश रखें। बॉडी लैंग्वेज को मजबूत बनाएं, सीधे खड़े रहें, हाथों के हाव भाव का उपयोग करें। गलतियां होना स्वाभाविक है, अपनी गलतियों से सीखें और खुद को सुधारें। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो बहुत शर्मीला था। उसे मंच पर बोलने में बहुत डर लगता था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे समझाया कि आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। लड़के ने हर दिन खुद को आईने के सामने बोलने का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और कुछ महीनों बाद उसने पूरे गांव के सामने प्रभावशाली भाषण दिया। वह लड़का बाद में एक प्रसिद्ध नेता बना। नकारात्मकता से बचना और आत्मविश्वास विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है। जब आप नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना सीख जाते हैं और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो आप न केवल अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। एक सच्चा नेता वह है जो संवाद के माध्यम से दूसरों को दिशा दिखा सके, प्रेरित कर सके और सामूहिक सफलता की ओर ले जा सके। संवाद और नेतृत्व एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कि कैसे संवाद को प्रभावी बनाकर एक सशक्त और प्रेरणादायक नेता बना जा सकता है। नेतृत्व और संवाद का संबंध। नेतृत्व में संवाद का महत्व। दृष्टि साझा करना। एक नेता की संवाद शैली दूसरों को उनकी दृष्टि से जोड़ती है। जैसे हम एक साथ मिलकर इसे संभव बना सकते हैं। टीम को प्रेरित करना। सही शब्द टीम के आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। स्पष्टता प्रदान करना। संवाद से टीम को यह स्पष्ट होता है कि उन्हें क्या और कैसे करना है। अब्राहम लिंकन का संवाद कौशल उन्हें एक महान नेता बनाने में सहायक रहा। सुनने की क्षमता। एक अच्छा नेता केवल बोलता नहीं बल्कि सुनता भी है। श्रोताओं की समस्याओं और विचारों को समझना आवश्यक है। अपनी बात को सरल और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें। संवाद के माध्यम से आशा और उत्साह फैलाएं। आत्मविश्वास भरा संवाद दूसरों को प्रेरित करता है। अपने सहयोगियों के योगदान की सराहना करें। किसी चुनौतीपूर्ण समय में टीम को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे हम मिलकर इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। कार्यों को स्पष्टता से समझाने के लिए, जैसे इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करना है। जब किसी टीम सदस्य को सहानुभूति और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, जैसे मैं समझ सकता हूं कि यह कठिन समय है लेकिन हम इसे मिलकर हल करेंगे। संवाद को एक तरफा न बनाएं। अपनी टीम से उनकी राय और सुझाव मांगे। संवाद को केवल तथ्यात्मक न रखें, भावनाओं और अनुभवों को शामिल करें। संवाद में समस्याओं से अधिक समाधान प्रस्तुत करें। अपनी बात को मजबूत करने के लिए कहानियों और अनुभवों का उपयोग करें। संवाद का उद्देश्य टीम को एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना होना चाहिए। एक बार एक छोटी कंपनी आर्थिक संकट में थी। कर्मचारियों में डर और तनाव था। कंपनी के CEO ने सभी को एक बैठक में बुलाया। उन्होंने एक प्रेरणादायक संवाद दिया जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी मेहनत और एकता से यह संकट दूर हो सकता है। उन्होंने अपनी योजना स्पष्टता से समझाई और हर कर्मचारी को योगदान का महत्व बताया। उनकी बातों ने कर्मचारियों में नया जोश भर दिया। कुछ महीनों के भीतर कंपनी संकट से बाहर आ गई। ये सब संवाद की शक्ति और नेतृत्व की कला का परिणाम था। अपनी टीम के सामने एक स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य रखें। अपने संवाद के माध्यम से विश्वास पैदा करें। संवाद में हम का उपयोग करें, मैं का नहीं।
संवाद के माध्यम से आप एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करें और आपकी दृष्टि को अपना माने। नेतृत्व संवाद की कला है। यह आपकी टीम को प्रेरित करने, विश्वास दिलाने और सामूहिक लक्ष्य की दिशा में ले जाने का माध्यम है। जब आप अपने शब्दों को दिशा और भावना से जोड़ते हैं तो आप केवल एक वक्ता नहीं बल्कि एक सच्चे नेता बन जाते हैं। निहारिका नाम की एक युवा महिला से शुरू होती है। निहारिका एक छोटे शहर में अपने परिवार के साथ रहती है। वह एक खुशमिजाज और सामाजिक लड़की है जिसे दोस्तों और परिवार के बिना अकेले रहना पसंद नहीं है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे बड़े शहर में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका है जब वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर होगी। नए शहर में निहारिका खुद को अकेला और असहाय महसूस करती है। उसका दिन ऑफिस के कामों और शाम कमरे में अकेले बिताने में गुजरता है। उसे दोस्तों की कमी और परिवार से दूरी महसूस होती है। वह सोचती है कि अकेलेपन का मतलब है उदासी और खालीपन। अकेले कमरे में रहते हुए वह बार बार उदासी और डर महसूस करती है। उसे अपने मन की आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे डराती हैं। हर रोज उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा कम होती जाती है। एक दिन वह अपनी बिल्डिंग की लाइब्रेरी में जाती है और वहां उसकी मुलाकात माया नाम की लेखिका से होती है। माया उसे देखती है और समझ जाती है कि निहारिका अपने अकेलेपन से जूझ रही है। माया उससे बात करती है और कहती है, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये वह समय है जब तुम खुद को समझ सकती हो। माया उसे अपनी डायरी में हर रोज अपने विचार लिखने को कहती है। वह निहारिका को सिखाती है कि अकेले रहना आत्मनिर्भर बनने का पहला कदम हो सकता है। माया कहती है, जो अकेले रहने से घबराता है वह कभी खुद को पूरी तरह समझ नहीं सकता। निहारिका इस नई सोच से प्रेरित होती है। वह पहली बार अपने अकेलेपन को गहराई से देखने का प्रयास करती है। हालांकि डर अभी भी है, लेकिन माया की बातें उसके अंदर कुछ नया शुरू करने का बीज बो देती हैं। माया की बातों से प्रेरित होकर निहारिका अपने अकेलेपन को समझने और उससे दोस्ती करने का प्रयास शुरू करती है। वह पहली बार डायरी लिखने की आदत डालती है। माया ने जो खुद को जानने का विचार दिया था, उसे निहारिका गंभीरता से अपनाती है। हर सुबह उठकर निहारिका अपने दिन के लिए सकारात्मक विचार लिखती है। वह अकेलेपन को भटकने का समय समझने के बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर मानने लगती है। निहारिका ने महसूस किया कि जब वह अपने साथ समय बिताती है तो उसे अपनी रुचियों और इच्छाओं को समझने का मौका मिलता है। वह पेंटिंग करना शुरू करती है, जिसे उसने कॉलेज के बाद छोड़ दिया था। ऑफिस में उसके सहकर्मी उसे अकेली और अजीब समझने लगते हैं। वह खुद को लोगों की बातों से प्रभावित पाती है। निहारिका को खुद पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल लगता है। वह सोचती है कि क्या अकेले रहना सही निर्णय था। वह बार बार अपने पुराने दोस्तों और परिवार को याद करती है। एक दिन निहारिका माया से मिलती है और अपनी भावनाओं को साझा करती है। आत्म अन्वेषण एक कठिन यात्रा है। यह हर किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन यह तुम्हें तुम्हारी सच्ची ताकत से मिलाएगी। माया उसे ध्यान का अभ्यास करने की सलाह देती है। वह बताती है कि ध्यान अकेलेपन को शांतिपूर्ण बना सकता है। माया उसे समुद्र का उदाहरण देती है। समुद्र के ऊपर लहरें भले ही हलचल करती हों, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हें अपने मन को ऐसा ही बनाना है। निहारिका हर सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू करती है। वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखने लगती है। वह महसूस करती है कि अकेले रहना उसे अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का मौका दे रहा है। वह अपने भीतर की शांति को खोजने लगती है। एक दिन निहारिका को ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। टीम का नेतृत्व करने की इस चुनौती ने उसे घबरा दिया, लेकिन वह इस बात को समझती है कि आत्मनिर्भरता से वह इस जिम्मेदारी को संभाल सकती है। निहारिका आत्म अन्वेषण के रास्ते पर बढ़ रही है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। उसने अपने अकेलेपन से दोस्ती करना सीख लिया है, लेकिन बाहरी दुनिया के नए झटके उसकी प्रगति को चुनौती देते हैं। इस भाग में निहारिका का सामना बाहरी दबाव और आंतरिक द्वंद्व से होता है। ऑफिस में दी गई जिम्मेदारी का दबाव बढ़ने लगता है। टीम के कुछ लोग उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हैं।
उसकी एक गलती पर सहकर्मी उसकी आलोचना करते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इस दबाव में निहारिका को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब उसके परिवार और दोस्तों ने उसका साथ दिया था। उसे लगता है कि शायद अकेले रहकर उसने गलत फैसला लिया। ऑफिस में उसके बारे में अफवाहें फैलने लगती हैं कि वह अहंकारी और अकेली है। ये बातें उसे अंदर तक आहत करती हैं। निहारिका फिर से अपने अकेलेपन को सजा के रूप में देखने लगती है। वह सोचती है कि क्या माया की सीख वास्तव में व्यावहारिक है। वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगती है। एक रात निहारिका अकेले बैठकर रोती है और खुद से सवाल करती है, क्या मैं कभी इस अकेलेपन से बाहर निकल पाऊंगी? निहारिका माया के पास जाती है और अपनी भावनाएं साझा करती है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी ताकत के बीज हैं। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बना रही है। माया उसे चट्टान और नदी का उदाहरण देती है। चट्टान को नदी लगातार काटती रहती है, लेकिन वह इसे नष्ट नहीं करती। इसके बजाय वह चट्टान को एक सुंदर आकार देती है। वह बताती है कि संघर्ष निहारिका के व्यक्तित्व को नया आकार दे रहे हैं। माया की सलाह पर निहारिका ध्यान के साथ साथ एक अनुशासित दिनचर्या अपनाती है। वह हर दिन सुबह अपने लिए सकारात्मक लक्ष्य तय करती है। ध्यान उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और बाहरी आलोचनाओं से निपटने में मदद करता है। निहारिका समझती है कि आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेना उसकी कमजोरी है। वह इसे बदलने का फैसला करती है। वह ऑफिस में जिम्मेदारी को एक नई सोच के साथ स्वीकार करती है। टीम के साथ ईमानदारी और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करती है। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में उसने अपनी टीम का सफल नेतृत्व किया। उसके सहकर्मी अब उसकी आलोचना के बजाय उसकी तारीफ करने लगते हैं। निहारिका को एहसास होता है कि अकेलापन और संघर्ष उसे अंदर से मजबूत बना रहे हैं। वह यह भी समझती है कि हर चुनौती आत्मनिर्भरता और सफलता के लिए एक सबक है। निहारिका ने अपने अकेलेपन को पूरी तरह से अपनाकर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। उसने अपने जीवन में शांति और आत्मनिर्भरता का संतुलन पा लिया है। अब वह अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित होती है। निहारिका अब अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट है। उसने ये समझ लिया है कि हर संघर्ष और अकेलेपन का पल उसे उसकी असली ताकत तक ले जाने का जरिया था। निहारिका को ऑफिस और अपने व्यक्तिगत जीवन में हर किसी का सम्मान मिलने लगा है। उसका शांत और दृढ़ व्यक्तित्व दूसरों को प्रेरणा देता है। निहारिका एक छोटे सामुदायिक केंद्र की शुरुआत करती है, जहां वह ध्यान और आत्मनिर्भरता पर कार्यशालाएं आयोजित करती है। वह उन लोगों की मदद करती है जो अपने अकेलेपन या जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं। निहारिका माया के ज्ञान और उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसे दूसरों के साथ साझा करती है। वह सिखाती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि एक अवसर है आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष को प्राप्त करने का। निहारिका ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से मजबूत किया है। वह अब भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ी है, लेकिन आत्मनिर्भरता का संतुलन बनाए रखती है। परिवार और दोस्त अब उसके व्यक्तित्व में आए बदलाव को पहचानते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। वे उससे सीखने की कोशिश करते हैं कि जीवन के संघर्षों का सामना कैसे करना चाहिए। निहारिका को समाज के एक बड़े आयोजन में अपनी यात्रा और सीख को साझा करने का अवसर मिलता है। उसकी प्रेरक कहानी सुनकर कई लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तुमने जो सीखा है उसे जितना ज्यादा साझा करोगी, तुम्हारी ताकत और बढ़ेगी। ये संदेश निहारिका को और अधिक प्रेरित करता है। निहारिका अपने जीवन में पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महसूस करती है। उसने दुनिया के शोर से खुद को ऊपर उठा लिया है और अपने भीतर की शांति को सच्ची जीत मान लिया है। निहारिका की कार्यशालाएं और उसके विचार समाज में बदलाव लाने लगते हैं। वह लोगों को सिखाती है कि अकेलेपन से कैसे दोस्ती की जाए और इसे अपनी ताकत में बदला जाए। अकेलापन वह मंच है जहां तुम खुद को जान सकते हो। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो। निहारिका एक ध्यान कक्षा में खड़ी होकर मुस्कुरा रही है।
जहां कई लोग उसकी कहानी सुनने और सीखने आए हैं। पृष्ठभूमि में एक शांतिपूर्ण संगीत बजता है और यह दृश्य दर्शकों के दिलों में प्रेरणा और शांति का संदेश छोड़ता है। अकेलापन सजा नहीं है, यह तुम्हारे आत्मा की गहराई से मिलने का मौका है। इसे अपनाओ और अपनी ताकत को पहचानो। निहारिका ने अपने अकेलेपन को पूरी तरह से अपनाकर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। उसने अपने जीवन में शांति और आत्मनिर्भरता का संतुलन पा लिया है। अब वह अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित होती है। निहारिका अब अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट है। उसने यह समझ लिया है कि हर संघर्ष और अकेलेपन का पल उसे उसकी असली ताकत तक ले जाने का जरिया था। निहारिका को ऑफिस और अपने व्यक्तिगत जीवन में हर किसी का सम्मान मिलने लगा है। उसका शांत और दृढ़ व्यक्तित्व दूसरों को प्रेरणा देता है। निहारिका एक छोटे सामुदायिक केंद्र की शुरुआत करती है, जहां वह ध्यान और आत्मनिर्भरता पर कार्यशालाएं आयोजित करती है। वह उन लोगों की मदद करती है जो अपने अकेलेपन या जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं। निहारिका माया के ज्ञान और उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसे दूसरों के साथ साझा करती है। वह सिखाती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि एक अवसर है आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष को प्राप्त करने का। निहारिका ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से मजबूत किया है। वह अब भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ी है, लेकिन आत्मनिर्भरता का संतुलन बनाए रखती है। परिवार और दोस्त अब उसके व्यक्तित्व में आए बदलाव को पहचानते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। वे उससे सीखने की कोशिश करते हैं कि जीवन के संघर्षों का सामना कैसे करना चाहिए। निहारिका को समाज के एक बड़े आयोजन में अपनी यात्रा और सीख को साझा करने का अवसर मिलता है। उसकी प्रेरक कहानी सुनकर कई लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तुमने जो सीखा है उसे जितना ज्यादा साझा करोगी, तुम्हारी ताकत और बढ़ेगी। ये संदेश निहारिका को और अधिक प्रेरित करता है। निहारिका अपने जीवन में पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महसूस करती है। उसने दुनिया के शोर से खुद को ऊपर उठा लिया है और अपने भीतर की शांति को सच्ची जीत मान लिया है। निहारिका की कार्यशालाएं और उसके विचार समाज में बदलाव लाने लगते हैं। वह लोगों को सिखाती है कि अकेलेपन से कैसे दोस्ती की जाए और इसे अपनी ताकत में बदला जाए। अकेलापन वह मंच है जहां तुम खुद को जान सकते हो। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो। निहारिका एक ध्यान कक्षा में खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, जहां कई लोग उसकी कहानी सुनने और सीखने आए हैं। पृष्ठभूमि में एक शांतिपूर्ण संगीत बजता है और यह दृश्य दर्शकों के दिलों में प्रेरणा और शांति का संदेश छोड़ता है। अकेलापन सजा नहीं है, यह तुम्हारे आत्मा की गहराई से मिलने का मौका है। इसे अपनाओ और अपनी ताकत को पहचानो।